ठीक है, स्वागत है दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल गोल प्लानर के ऊपर कि एक टूल है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी सेल्स कॉल्स में, कस्टमर से कैसे इसमें एंगेजमेंट ले सकते हैं। फाइनेंशियल गोल प्लानर को एक डॉक्टर अप्रोच भी कहा जाता है। जिस तरह आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपसे प्रीवियस रिपोर्ट और काफी सारे क्वेश्चंस पूछ के आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उसी तरह जो प्रोफेशनल एडवाइजर हैं वो ये फाइनेंशियल गोल प्लानर का अपनी सेल्स कॉल में काफी यूज करते हैं। दोस्तों, जब आप फाइनेंशियल गोल प्लानर किसी के पास लेके जाएं तो उनसे आपको कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लेना पड़ता है। तो आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं किसी भी कस्टमर से? उनसे आप सीधा क्वेश्चन पूछिए कि सर, आपको, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, कि दिल्ली से जयपुर की दूरी लगभग 250 से 300 किलोमीटर है। इस तरह अगर आप अपनी फैमिली के साथ दिल्ली से जयपुर अपने 4 व्हीलर गाड़ी से जाते हैं, तो सबसे पहले आप गाड़ी में क्या क्या चीजें चेक करेंगे, क्या क्या चीज आप देखेंगे, किस किस चीज की आप श्योरिटी लेंगे और इंश्योरिटी लेंगे। तो कस्टमर कहता है कि मैं वाटर लेवल चेक करूंगा, एयर चेक करूंगा, और स्टेपनी की एयर चेक करूंगा, इंजन ऑयल चेक करूंगा। तो उसके बाद हम कस्टमर से कहते हैं कि सर, आप 3 से 4 5 घंटे की जर्नी में जब अपनी फैमिली के साथ जाते हैं तो इतनी सब चीजें चेक करते हैं, आप क्यों करते हैं चेक? तो सामने से कस्टमर का दोस्तों जवाब आता है कि मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ तो इंश्योर होना चाहूंगा कि बीच में कोई दिक्कत ना हो, कोई रुकावट ना आए या किसी तरह की कोई तकलीफ ना आए। तो आप सीधा कस्टमर से कहिए कि सर, आप अपनी फैमिली के साथ एक लाइफ में 25 से 30 साल 35 साल की जर्नी में गए हैं, क्या आपने फाइनेंशियल माइलस्टोन्स चेक किए हैं क्या? जिस तरह आप एक गाड़ी में चेक करते हैं कि उसमें इंजन ऑयल ठीक है, उसका वाटर कूलेंट ठीक है, उसमें एयर प्रेशर ठीक है, स्टेपनी में एयर ठीक है। अगर ये सब चेक नहीं करेंगे और बीच में कुछ दिक्कत आ जाती है गाड़ी में, तो फैमिली को सफर होना पड़ता है। उसी तरह अगर हमारे जो फाइनेंशियल जर्नी होती है, अगर इसमें हम अपना पूरा एक रोड मैप, एक रूट मैप नहीं चेक करेंगे, तो भी उसमें फैमिली को दिक्कत आती है। तो वो फाइनेंशियल जो जर्नी है, उसके लिए मेरे को आपसे 20 से 25 मिनट चाहिए, और मैं इस फाइनेंशियल गोल प्लानर के थ्रू वो डिस्कस करना चाहूंगा। दोस्तों, उसमें फिर आपको कस्टमर का नाम लिखना है, प्रिपेयर्ड बाय में अपना नाम लिखना होता है, और जिस डेट पे आप वो बना रहे हो उसमें डेट डिस्क्राइब करनी पड़ती है। कि जैसे अगर आप उनसे, आज की डेट है 23 अगस्त, तो आप 23 अगस्त 2020 डालिए कि हमारी 23 अगस्त 2020 में कस्टमर के साथ क्या चीज बात हुई थी। जो इसमें दूसरा पेज आता है वो हमारी कॉरपोरेशन के बारे में है। आप कस्टमर को कहेंगे कि सर, जो जिस कंपनी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, LIC ऑफ इंडिया, वो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। वो इंडिया की नहीं, वर्ल्ड में भी टॉप मोस्ट रेटेड कंपनी है। जो हमने जैसे आपकी सेकंड क्लास ली थी 21 पॉइंट्स LIC के ऊपर, तो वहां पे आपको कस्टमर को थोड़ा बहुत वो बताना है और अपने कुछ कमिटमेंट देने हैं कि जो भी हमारी ये वार्तालाप होगी, बातचीत होगी, एक सिंपल लैंग्वेज में होगी, इजी लैंग्वेज में होगी, और जो भी हमारे बीच में डाटा शेयर होगा, आपका पर्सनल डाटा शेयर होगा, ये मेरे तक ही रखा जाएगा। और ये केवल एक प्रेजेंटेशन है आपको फाइनेंशियल अवेयर देने के लिए। आपके ऊपर किसी भी तरह का सर कोई प्रेशर नहीं है कि आपको मेरा प्रोडक्ट लेना है, ना ही मैं अपना प्रोडक्ट बेचने आया हूँ। मैं केवल आपको एक फाइनेंशियल प्लानिंग की अंडरस्टैंडिंग समझाने आया हूँ कि हमारी लाइफ में उसका क्या महत्व होता है। तो आपको 4-5 लाइन में LIC के बारे में बताना है और कस्टमर को कुछ कमिटमेंट देने हैं। ये फैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है, ये भी हम आगे बताएंगे कि इसमें कैसे यूज करना है। उसके बाद आपको कस्टमर का पर्सनल प्रोफाइल प्रेजेंटेशन इंट्रोडक्शन लेना है। जैसे कस्टमर का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ मिलता है तो बहुत अच्छा है, स्पाउस का नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ, चिल्ड्रन के, अगर 2 या 3 चिल्ड्रन हैं उनके डेट ऑफ बर्थ, एनुअल इनकम खुद की और स्पाउस की। अगर वो एनुअल इनकम नहीं बताते तो मंथली उनसे एक्सपेंसेस आप पूछिए। और कोई लोन चल रहा है तो उसके ऊपर आपको कस्टमर का बताना है कि सर, क्या आपका कोई कार लोन है, पर्सनल लोन आपने ले रखा है, होम लोन
कोई आपका रनिंग में है, बिजनेसमैन है तो उन्होंने बिजनेसमैन या ओडी ले रखा है, बच्चों के लिए एजुकेशन लोन ले रखा है, तो वो सारा आपको कस्टमर से पूछना है। उसके बाद एक मेन क्वेश्चन है कि सर मैं जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पिछले 7 से 8 साल से हूँ, और एक इंश्योरेंस जो LIC पिछले 64 ईयर से वर्क कर रही है, तो एक जो नतीजे पे पहुंची है कि हम कुछ भी सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो मेनली 6 रीजन की वजह से करते हैं। कुछ भी हमारा जो मेन पर्पस होता है इन्वेस्टमेंट करने का, कुछ भी सेव करने का, इंश्योरेंस लेने का, बचत करने का, मेनली 6 रीजन की वजह से होता है। इसमें सबसे पहला रीजन है प्री मैच्योर डेथ, कि सर अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरी फैमिली के सर्वाइवल का क्या होगा, अगर मेरे को आज कुछ हो गया तो मेरी फैमिली आगे कैसे सरवाइव करेगी, उसको कहते हैं प्री मैच्योर डेथ। दूसरा जो है सर, फैमिली के लिए आता है चिल्ड्रंस फ्यूचर, कि मेरे बच्चों की शादी और मेरे बच्चों की एजुकेशन के लिए मेरे को पैसा मिलना चाहिए। तीसरा जो मेन पॉइंट है वो है रिटायरमेंट प्लानिंग, कि मैं जब 55 साल, 60 साल, 65 साल पे रिटायरमेंट हूँ, तो उसके बाद मेरे को एक इनकम मिलना चाहिए, एक फंड मिलना चाहिए, जिससे कि मैं आगे की लाइफ बिता सकूं। फोर्थ रीजन होता है क्रिएशन वेल्थ, कि मैं वेल्थ क्रिएट करूं। मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक वेल्थ छोड़ के जाना चाहता हूँ। पांचवा होता है टैक्स सेविंग, कि जो मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस पर मेरे को बचत का भी हो। और छठा होता है हेल्थ। तो आपको कस्टमर से पूछना है कि सर जो ये 6 रीजन है, आपकी इस समय दो क्या प्रायोरिटी हैं जिसकी वजह से आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे। कस्टमर से आपको दो प्रायोरिटी पूछनी है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि हम कस्टमर के पास गए हैं और हम उनको चाइल्ड फ्यूचर की बात बताना चाह रहे हैं, लेकिन कस्टमर की प्रायोरिटी चाइल्ड फ्यूचर है ही नहीं। कस्टमर की प्रायोरिटी प्री मैच्योर डेथ है या रिटायरमेंट प्लानिंग है। और जब उनको चाइल्ड फ्यूचर, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज के बारे में बताते रहते हैं, तो कस्टमर वहां पे कनेक्ट नहीं करता है। तो हमें कनेक्ट कराने के लिए कस्टमर से दो प्रायोरिटी पूछनी है और हमें उसी के ऊपर फोकस करना है। सपोज कीजिए कस्टमर ने कहा कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रिटायरमेंट प्लानिंग है और मेरा सेकंड प्रायोरिटी प्री मैच्योर डेथ है, तो फिर जो ये शीट थी फैक्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, आपको यहाँ पे कस्टमर से बिल्कुल एग्री होना है कि सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, कि अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं भी यही चूज करता। क्योंकि WHO के सोर्स के अकॉर्डिंग इंडिया में मोर देन 25% जो पीपल है ना, वो 60 की एज तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, उससे पहले ही डिमाइस कर जाते हैं। और उससे पहले डिमाइस करने की वजह से उनकी फैमिली को बहुत सफर होना पड़ता है। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं भी यही दो रीजन चुनता, प्री मैच्योर डेथ और रिटायरमेंट प्लानिंग। फिर उनको आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बताना है कि जो एक सर्वे है कि 100 में से केवल 5% लोग ही एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान जी पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने पहले से प्लान किया है, और जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, फैमिली का साइज छोटा होता जा रहा है, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, तो रिटायरमेंट प्लानिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो कस्टमर ने जो भी आपको कहा है, उसने कहा है कि मेरे को चिल्ड्रन की एजुकेशन प्रायोरिटी है, तो आपको उससे फिर एग्री होके चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए ही बात करनी है, कि सर चिल्ड्रन की एजुकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर ही डिपेंड करता है कि वो किस तरह का एजुकेशन ले रहे हैं, कहाँ से एजुकेशन ले रहे हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी चिल्ड्रन एजुकेशन पे ही फोकस करता। तो जो कस्टमर ने बोला आपको उनसे बिल्कुल एग्री हो जाना है। अगर उसने बोला रिटायरमेंट, तो आपको रिटायरमेंट पे एग्री होके उनको रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है, फैक्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में वो बताना है। अगर कस्टमर ने कहा कि मेरा इस समय फर्स्ट प्रायोरिटी प्री मैच्योर डेथ है, तो आपको उसके ऊपर बात करनी है। कस्टमर ने कहा क्रिएटिंग वेल्थ है, तो उसके बारे में समझाना है। तो इस तरह आप फाइनेंशियल गोल प्लानिंग में कस्टमर से रिलेट होते हुए चलेंगे। कस्टमर ने कहा कि मेरा ऑब्जेक्टिव है प्री मैच्योर डेथ एंड रिटायरमेंट प्लानिंग, तो आपको फिर कस्टमर से क्वेश्चन पूछना है कि इस समय आपका कितना इंश्योरेंस है। सपोज कीजिए कि फैक्ट प्लानिंग में आया कि कस्टमर की इनकम 1 लाख रुपए है और कस्टमर ने कहा कि मेरा 20 लाख का है, तो आपको यहाँ पे 20 लाख रुपए लिख देना है। दूसरा उन्होंने कहा कि मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग गोल है, तो आपको कस्टमर से पूरा डेटा लेना है, उसकी फैक्ट फाइंडिंग,
प्रीवियस इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड कि आपने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, कि आपको अगर रिटायरमेंट पे 2 करोड़ रुपए की जरूरत है तो आपको 2 करोड़ रुपए कहाँ कहाँ से आएगा, आपको एक फिगर पे निकल के आना है। तो जैसे कस्टमर ने कहा कि मेरा पीपीएफ में 10-20 लाख रुपए जमा है, म्यूचुअल फंड में इतना जाता है, तो 60 साल पे एक 70-80 लाख रुपए आ जाएगा। तो आपको इस पेज पे उसको लिखना है। फिर आपको कस्टमर से पूछना है कि सर जनरली आप अपना जो मनी है वो कहाँ पे पार्क करते हैं, कि सेविंग अकाउंट में रेगुलर आप कितना आरडी करा रहे हैं, लमसम कितना पड़ा है, पीपीएफ एनएससी या एफडी में आप कितना पैसा डालते हैं, म्यूचुअल फंड या इक्विटी में आपने कितना अमाउंट डाल रखा है, रियल एस्टेट या गोल्ड में क्या है, और इंश्योरेंस की पॉलिसी क्या क्या है। दोस्तों इस पेज का भी बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि अगर कस्टमर ने कहा कि मैं पीपीएफ एनएससी या एफडी में या सेविंग अकाउंट में पैसा डालता हूं, तो आप उनको इंश्योरेंस के लिए इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो ऑब्जेक्शन है वो आपको कैटर करने होंगे पीपीएफ और एनएससी के अकॉर्डिंग। लेकिन कस्टमर ने कहा कि मैं गोल्ड में डालता हूं या इक्विटी में डालता हूं या म्यूचुअल फंड डालता हूं, तो आपको माइंडली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि वहां पे कस्टमर के सामने से मेरे को रिटर्न कम है या लिक्विडिटी का मेरे को ऑब्जेक्शन आ सकता है। तो आपको माइंडली उसके अकॉर्डिंग पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो इस जो ये जो शीट है इसका भी बहुत यूज है कि आप अपनी मनी कहाँ पार्क करते हैं। तो जहां कस्टमर मनी पार्क करता है तो आप उनकी इन्वेस्टमेंट हैबिट जान के अपना प्रेजेंटेशन, अपना प्रपोजल और अपनी प्रेजेंटेशन पिच उनके अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप कस्टमर के पास जाएंगे तो उनको अपने प्लान के फीचर बताएंगे, अपने प्लान के सारी जानकारी देंगे जो भी आपने कस्टमर के लिए तैयार किया है। उस प्लान से मिलने वाले कस्टमर का क्या बेनिफिट है कि सर जैसे 60 ईयर्स के आप होंगे तो आपको एक 2 करोड़ रुपए का लमसम अमाउंट मिलेगा। उसके बाद आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलती रहेगी, अपने फैमिली के लिए भी स्टेट क्रिएशन छोड़ के जाओगे। तो यहाँ पे आपको जो भी आपने प्रपोजल बनाया है कस्टमर के लिए, उनके मेन जो बेनिफिट्स हैं वो आपको इसमें मेंशन करते हुए दिखाने हैं। ये कई बार क्या होता है, हम कस्टमर को पूरा अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन क्लोजिंग की तरफ नहीं आ पाते। तो इसमें क्लोजिंग का भी पार्ट दे रखा है। जब आप उनसे बेनिफिट की बात कर लें, कस्टमर को मिलने वाले सारे यूज बता दें, तो उनसे कहिए कि सर आज जो आपका ये प्रपोजल है, इसका पेमेंट मोड आप कैसे देंगे, कैश से देंगे या चेक से देंगे, और कस्टमर के सामने ही वहां पे क्लिक टिक करते रहिए। सर आप इसका मोड क्या रखेंगे, ईयरली रखेंगे या हाफ ईयरली रखेंगे, नॉमिनी में इसमें किसको बनाना चाहेंगे, वाइफ को बनाना चाहेंगे, चिल्ड्रन को बनाना चाहेंगे, पेरेंट्स को बनाना चाहेंगे। ये एक हुक है जो क्लोजिंग में काम आता है, कि जो हम कस्टमर से क्लोजिंग कर सके और चेक और कैश मांग सके। किस बैंक से आप अपना मैच्योरिटी चाहेंगे, आपका एक्सिस बैंक में मैच्योरिटी चाहेंगे, आईसीआईसी में चाहेंगे या एसबीआई में चाहेंगे। तो इस तरह के आप क्वेश्चन कस्टमर से पूछते रहिए जो उनको क्लोजिंग की तरफ लेते जाएं। यहाँ पे हमने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भी दी हुई है कि आपको क्या क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लगेगी। और कस्टमर से बाद में आपको 3 रेफरेंस लेने हैं कि सर जिस तरह से मैंने आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करी, मैंने आपको पूरा फाइनेंशियल प्लान समझाया, क्या आप किन्हीं अपने 3 दोस्तों के नाम नंबर मेरे को बता सकते हैं कि जिनको भी मैं इस तरह से फाइनेंशियली एजुकेट कर सकूं और उनका भी फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर करने में हेल्प कर सकूं। तो यहाँ पे आप उनको 3 रेफरेंस लेने हैं। तो ये पूरा एक जर्नी है जो आपको एक जो प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर है वो यूज करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग समझाने में अपने कस्टमरों को, अपने जिसको डॉक्टर अप्रोच कहा जाता है। इसको मैं एक बार आपको शुरू से सारे पेज दिखा देता हूँ। यहाँ से चालू होता है, तो जैसे डॉक्टर के ऊपर डॉक्टर का नाम होता है कि ये किसने प्रिस्क्राइब किया है, तो वहाँ पे कस्टमर का नाम होगा, प्रिपेयर्ड बाय में एलआईसी एडवाइजर का नाम होगा, और जिस डेट पे ये आप डिस्कस कर रहे हो वो डेट जरूर डालिए कि जब आप नेक्स्ट टाइम कस्टमर से मिलें फाइनेंशियल गोल प्लानर लेके, तो आप कस्टमर को बता सके कि सर मैं आपसे 10 दिन पहले इस डेट पे मिला था और हमने उस समय ये बातें डिस्कस की थी, और हमारा जो एक निष्कर्ष निकल के आया था कि आपकी 2 प्रायोरिटी हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन और रिटायरमेंट प्लानिंग और प्री मैच्योर डेथ। तो उसके लिए आपका ये प्रोविजन था और इतना इतना प्रोविजन आपका शॉर्ट था, उसके लिए मैंने आपको ये प्लानिंग करने के लिए बताया था, जिसका इतना इतना हमारा प्रीमियम जाना था। तो इसको हम कब फाइनलाइज कर सकते हैं। तो जब भी आप उस कस्टमर के पास अगेन अगेन विजिट करोगे, जब तक कि वो क्लोज नहीं होता है, तो आपको एक पूरा
क्या डिस्कस हुआ था प्रीवियस मीटिंग में, कब डिस्कस हुआ था और आपने कस्टमर से क्या कह के डिस्कस किया था, आपके पास पूरा एक रिकॉर्ड रहेगा। जिससे ये एक प्रोफेशनल अप्रोच होता है दोस्तों, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास भी जाते हो ना, तो डॉक्टर भी आपसे पिछले बार का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो मांगते हैं कि पिछली बार मैंने क्या दवाई आपको प्रिस्क्राइब की थी वो दिखाइए, उसके बेस पे मैं ही आपका आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड कर पाऊंगा। तो ये अप्रोच आपको भी रखनी है कि आपने कस्टमर से क्या बात करी, हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे थे, क्या डिस्कस हो रहा था, वो सारी चीजें आपको कस्टमर को बतानी है। यहाँ पे अपने LIC के बारे में आपको बताना है, कस्टमर से जो कमिटमेंट लेने हैं। ये फैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है कि कस्टमर जिस भी एक या दो चीज में एग्री होता है, उन दो चीज में आपको बात करनी है। यहाँ पे हमने दो चीज इसलिए कहा कि अगर कस्टमर ने कहा कि प्री मैच्योर डेथ है और उन्होंने पहले से ही 2 करोड़ 3 करोड़ का इंश्योरेंस ले रखा है, तो आप उनको और इंश्योरेंस कैसे देंगे? उनका जो प्रायोरिटी था वो तो पूरा हो गया, आपको सेकंड प्रायोरिटी पता नहीं है। इसलिए हम दो प्रायोरिटी लेते हैं कि कस्टमर ने अगर एक का प्लानिंग कर भी रखा है फुल प्रूफ, तो हम दूसरी प्रायोरिटी पे उनसे बात करके कम से कम उस पे अपना जो है एक प्रपोजल आगे के लिए तैयार कर सके। इसलिए हमेशा दो प्रायोरिटी कस्टमर से पूछिए कि इन 6 में से आपकी दो प्रायोरिटी क्या है। कि हो सकता है कस्टमर ने एक का प्रोविजन कर रखा और हमने एक ही पूछी और वहां पे हमारा जो है कॉल खत्म हो जाएगी, आगे नहीं जा पाएगी। लेकिन अगर हमने दो प्रायोरिटी पूछी है तो हो सकता है उन्होंने एक का प्रोविजन किया हो, दूसरे का प्रोविजन ना हो। तो इसलिए हमेशा दो प्रायोरिटी पूछिए कि सर एक प्रायोरिटी तो ये है, सेकंड प्रायोरिटी आपकी क्या है। ये प्रोफाइल प्रेजेंटेशन है जिसमें आपको कस्टमर का पूरा डेटा लेना है, और ये आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग में भी बहुत काम करता है। कि जब भी कस्टमर का बर्थडे है या उसकी स्पाउस का बर्थडे है, चिल्ड्रन का बर्थडे है, तो आप उनको विश कर सकते हैं, फेस्टिवल्स पे विश कर सकते हैं, स्पेशल ओकेजन पे विश कर सकते हैं, जिससे आपका कस्टमर का रिलेशनशिप रहता है। ये 6 प्रायोरिटी दोस्तों जो हमने बताई थी। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग का आपको एक थंब रूल भी बता देता हूँ कि हमेशा कस्टमर कुछ भी कहे, लेकिन एज अ प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर जो मैंने CFP में भी सीखा है कि सबसे पहले आपको कस्टमरों को प्री मैच्योर डेथ के लिए तैयार करना है। सबसे पहला जो आपका प्लानिंग पे फोकस होना चाहिए कस्टमर के लिए, वो प्री मैच्योर डेथ होना चाहिए। कि अगर आज कस्टमर को कुछ हो गया तो कस्टमर की फैमिली का क्या होगा। तो सबसे पहले आपका जो पर्पस होना चाहिए कस्टमर का प्री मैच्योर डेथ। दूसरा जो एक प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर को फोकस करना चाहिए वो है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, कि कस्टमर का प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। तीसरा फोकस रिटायरमेंट प्लानिंग पे होना चाहिए, क्योंकि हर एक किसी चीज के लिए लोन मिल जाता है, चाइल्ड एजुकेशन के लिए लोन मिल जाएगा, मैरिज के लिए पर्सनल लोन मिल जाएगा, लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कोई लोन का प्रोविजन नहीं है। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कोई टाइम भी नहीं बचता है। जब चिल्ड्रन की एजुकेशन का समय होता है तो कस्टमर की एज 35 साल 40 साल होती है, तो उनके पास एक टाइम होता है कि वो लोन लेके उसको चुका दें, लेकिन 60 साल की उम्र में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो एक प्रोफेशनल एडवाइजर को जो थर्ड चीज कैटर करनी है वो कस्टमर का रिटायरमेंट प्लानिंग कैटर करना है। चौथा जो है वो चाइल्ड चिल्ड्रन का एजुकेशन, पांचवा चिल्ड्रन का मैरिज, और छठा वेल्थ क्रिएशन पूरा करना है। तो आप ये चीज लिख लीजिए कि आप अगर कस्टमर के साथ बैठे हैं, कस्टमर की जो प्रायोरिटी निकल के आए वो तो आपको डिस्कस करनी है, लेकिन कस्टमर को आपको बताना भी है कि सर सबसे पहले जो मेरे को पूरा करवाना है वो है प्री मैच्योर डेथ, दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस, तीसरा है आपका रिटायरमेंट प्लानिंग, चौथा आपका चिल्ड्रन का एजुकेशन का प्रोविजन, पांचवा चिल्ड्रन की मैरिज का प्रोविजन, और छठा वेल्थ क्रिएशन, कि मैंने तो बहुत पैसा कमा लिया, मैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ अपना स्टेट छोड़ के जाऊं। तो ये 6 जो स्टेप हैं इस तरह पूरे होने चाहिए। उसके बाद जो भी कस्टमर ने जो प्लान कर रखा है उसका आपको पूरा लेना है कि उनका सेविंग में कितना है, PPF में कितना है, गोल्ड में कितना डाल रखा है, और यहाँ से आपको उनका एक इन्वेस्टमेंट पैटर्न निकलवाना है। अपने प्लान में आपने क्या क्या उनको बेनिफिट दिए हैं, कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलेंगे वो लिख के, क्या क्या उनको सब प्लान में मिलेगा। जैसे अपने लक्ष्य दिया है तो लक्ष्य के बेनिफिट बताने हैं, लाभ दिया है तो लाभ के बेनिफिट बताने हैं, उमंग आपने प्रपोज किया है तो उमंग के बेनिफिट बताते हुए उनको क्लोजिंग की तरफ ले जाना है। तो ये पूरा एक फाइनेंशियल गोल प्लानर है। अभी इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं
स्क्रीन से बाहर आना चाहूंगा। हेलो, फाइनेंशियल गोल प्लानर में किसी का कोई क्वेश्चन है? आप हैंड रेस कर सकते हैं, मैं अनम्यूट कर दूंगा आपको। कुछ क्लियर ना हो। हम आगे चलें फिर। दोस्तों, पिछली क्लास में ना हमारे मित्र हैं खम्बू जी, उन्होंने एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट शेयर किया था। अगर वो खम्बू जी, अपने आप को आप अनम्यूट करेंगे? हाँ तो सर भाई, आपने ना जीवन लाभ से एक कंसेप्ट शेयर किया था कि एम्प्लॉयर का, हाँ जी। तो उसको मैं चाहता हूं कि आप ना जीवन लक्ष्य से समझाएं हमारे पार्टिसिपेट्स को, अच्छा, कि अगर वही एम्प्लॉयर हम जीवन लक्ष्य लेके करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट होंगे, जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसकी हाँ जी। प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है, आप थोड़ा सा बताइए। तो यहीं पर हम लोग एक चीज का आदमी से बात करना है, जो पहला इम्पोर्टेंट बात रहेगा कि हम लोग जब तक काम करते रहेंगे तब तक हम लोग कभी भी बड़ा आदमी या अमीर नहीं बन सकते हैं। हम काम करें और हमारे लिए भी पैसा काम करे तो हम लोग बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। तो जैसे हम लोगों ने पिछले बार क्वेश्चन किया था, अगर कोई बिजनेसमैन है या किस दुकानदार है तो उनको पूछ सकते हैं आप स्टाफ क्यों रखते हैं। तो अल्टीमेटली बाय डिफॉल्ट क्या निकल के आएगा, नहीं मेरे को काम में सपोर्ट होगा। अच्छा, काम में सपोर्ट होने से क्या फायदा है? तो बोलेंगे नहीं मैं रिलैक्स रहूंगा, तो उससे क्या फायदा होगा? नहीं मैं ज्यादा कैपेबल रहूंगा और ज्यादा इनकम कर सकता हूँ। तो ठीक है, अब ज्यादा इनकम करने के लिए तो हम लोग वही उसी जगह में वो कॉन्सेप्ट को लिए थे कि आप एक एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं जिसका सैलरी आप दे रहे हैं मंथली 4,000 रुपया। तो आप 16 लाख, मतलब आप करीब करीब देखेंगे तो 8 लाख रुपया उसको सैलरी दिए, लेकिन वो आपको 19 लाख रुपया कमा के दिया। और इन बिटवीन कुछ हो जाता है तो वो आपका फैमिली के लिए 10 लाख से लेकर 37 लाख तक का सिक्योरिटी हमेशा के लिए रहता है वो ड्यूरिंग द टर्म में। तो सेम चीज जब हम लोग लक्ष्य के कंसेप्ट में समझाएंगे तो लक्ष्य के कंसेप्ट में भी वही चीज को ये करेंगे कि हम उसको एज ए एम्प्लॉय के हिसाब से, तो वो एम्प्लॉय को हम लोग अगर सैलरी दे रहे हैं और कल को कुछ हो जाता है तो सर भाई आप थोड़ा वर्ड पैड यूज करेंगे क्या? एक मिनट। तो हम लोग उन लोगों को वही जगह में एग्जाम्पल लेंगे। अगर आप एक मैं एम्प्लॉय यूज कर रहे हैं, हाँ, तो उसमें एक ये ऊपर में लंबा लाइन दे दीजिए। मैं आपको दूं स्क्रीन शेयरिंग? नहीं, मेरे को वर्ड पैड का काम बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो कहाँ आप से उससे आएगा समझा मतलब? दो, क्योंकि इसमें चल नहीं रहा है।
अच्छा ठीक है ना, ठीक है। तो वही एम्प्लॉय को अगर हम लोग सैलरी देते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग मंथली 8,000 रुपया उनको सैलरी देते हैं, और करीब करीब हम लोग उसको साल का 1 लाख रुपया सैलरी देते हैं। और वो एम्प्लॉय हमारे लिए क्या करता है, हम लोग जब उसको कम से कम 23 साल तक सैलरी देंगे, जो डिपेंड टू आदमी का उम्र होगा उसी हिसाब से हम लोग जो बच्चे का प्रेजेंटेशन लेंगे या किसी के लिए लेंगे, तो इसको उसी के साथ में कनेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए अगर बच्चा 0 एज का है और हम लोग 25 साल के लिए प्लानिंग करते हैं, या मान लीजिए उसका अगर बच्चा है 2-3 साल का और हम लोग उसको 21 साल का प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहीं पर हम लोग को समझाना है, अगर हम लोग सालाना 1-1 लाख रुपया प्रीमियम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 21 साल का टर्म के लिए मैं बात कर रहा हूँ, 5-10 हजार प्रीमियम इधर उधर होगा, तो हम लोग 1-1 हजार रुपया उनको 1-1 लाख रुपया सालाना सैलरी दे रहे हैं, मंथली 8,000 के तौर पे। और जब हम लोग उसको 21 साल में हम लोग को उनको 18 साल सैलरी देना है, और 18 साल के बाद क्या होगा, वो हमारे लिए 40 लाख रुपया और एक्स्ट्रा, मतलब हम लोग उसको पेमेंट किए 18 लाख रुपया, और वो हमारा लिए इनकम करके लाएगा मिनिमम 19 से 20 लाख रुपया वो स्टाफ। लेकिन अगर मान लीजिए ये बीच में मेरे को कुछ हो जाता है, तो ये स्टाफ क्या करेगा, इमीडिएट उसी टाइम क्या होगा, मेरा फैमिली को कम से कम 40 लाख रुपया मिल जाएगा अगर एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है तो जो 40 लाख रुपया मिल जाएगा, वो 40 लाख रुपया को मान लीजिए मैं कहीं पर भी, मेरा मिसेस जो है वो बैंक में रख दे या LIC का जीवन शांति में ही रख ले, तो अप्रोक्सीमेट रिटर्न हम लोग 5% पकड़ते हैं। अगर हम लोग 5% पकड़ते हैं तो 40 लाख में क्या आएगा, करीब करीब 2 लाख रुपया सालाना वहां से रिटर्न आ जाएगा। तो ये हो गया 2 लाख रुपया, वो अपना फैमिली का एक्सपेंसेस के लिए आ गया, जो हम लोग का फैमिली का नेसेसिटी फुलफिल करने में कभी दिक्कत नहीं आएगा। देर आफ्टर जीवन लक्ष्य का फ्यूचर क्या है, वो हर साल 10% रिटर्न करते जाएगा। तो फिर हम लोग को उनको समझाना है कि नहीं, इसके बाद क्या होगा, हर साल और 2 लाख, इधर से जो 40 लाख हम लोग रखे, यहाँ से 2 लाख आ रहा है, और 2 लाख, तो मिनिमम 4 लाख रुपया सालाना आ रहा है। अगर सालाना 4 लाख रुपया आता है, तो उसमें अपना फैमिली का नेसेसिटी के साथ बच्चे का पढ़ाई में भी जनरली कोई दिक्कत नहीं होगा, और उसका पढ़ाई भी इजीली मेंटेन होते हुए चले जाएगा। और उसी चीज में जब हम लोग जाके पूरा टर्म में देखेंगे, तो कस्टमर को ये जगह में क्वेश्चन करना है और पूछना भी है। तो हर साल उनको पास 4-4 लाख आ रहा है, तो पूरा अगर हम लोग टर्म को देखेंगे, तो 21 साल का टर्म था, मान लीजिए कस्टमर 2 साल प्रीमियम दिए थे, तीसरे साल में कुछ हो गया, तो और 19 साल उनके पास करीब करीब 4 लाख रुपया आ रहा है, तो उनको मिला कितना, 76 लाख रुपीज। फिर क्या होगा, 21 में जो मेच्योरिटी है 38 से 40 लाख रुपया जो आने वाला है, वो भी 40 लाख आ रहा है, तो ये हो गया 76 प्लस और 40, तो यहाँ पर मिला देने से उनके लिए हो गया 1,16,000 रुपया। फिर जो 40 लाख अपना नॉमिनी के लिए रखा हुआ है वो भी आने वाला है। तो बोलेंगे ये एम्प्लॉय जो है, ये एम्प्लॉय हमारा लिए क्या करेगा, इनिशियली अपना फैमिली का पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी के चलते रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, और अपना बच्चे का एजुकेशन का जितना भी खर्चा है वो सारे चीज को संभाल लेगा। फिर जब अपना बच्चे का मैरिज का टाइम में या प्रोफेशनल एजुकेशन के टाइम में वो पूरा का पूरा फंड भी देगा, और बाद में अपना जो नॉमिनी है, अपना मिसेस है, उसको जिंदगी भर चलने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, और उसको वही इज्जत के साथ वो उनको रहने देगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोग प्रीमियम भरे हैं सिर्फ 2 लाख रुपया, और हम लोग जब मेच्योरिटी का पार्ट को उनको कंपेयर करेंगे, तो वो 19 साल में करीब करीब हम लोग ले चुके थे 76 प्लस इधर 40, 1,16,00,000 रुपया, और 40 लाख रुपया अपना रिजर्व में है। तो मान लीजिए हम लोग सिर्फ 2 लाख रुपया प्रीमियम दिए हैं, और ये एम्प्लॉय क्या किया है, अपने लिए 1,56,00,000 का फंड भी कर दिया है, और जब तक जिंदा है मेरा मिसेस, तब तक उनको वो 2-2 लाख रुपया देता भी रहेगा। तो ये जगह में हम लोग लक्ष्य में भी उनको पिच कर सकते हैं। तो बात यह है कि उसका पहले का जो बात होना चाहिए, ये सिर्फ एक ही बात होना चाहिए कि अगर हम लोग खाली काम करें तो हम लोग अमीर नहीं हो सकते हैं। हम काम करें और अपने लिए पैसा काम करे, तो पैसा एज ए एम्प्लॉय फॉर अस, तो अगर दोनों काम करें तो हम लोग बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। ठीक है। इसमें ना दोस्तों, जैसे दिल्ली में है या कहीं भी है, मिनिमल वेजेस एक्ट लगता है कि आपको अपने लेबर को इतना कम से कम वेजेस देना ही है, जो मिनिमम से मिनिमम भी 6 से 7 हजार रुपए है। तो आप किसी भी बिजनेसमैन जो एक छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है या दुकानदार है, उनसे आप क्वेश्चन पूछो कि आपने सर एक ये अपने
एम्प्लॉय रख रखे हैं, 7,000 8,000 रुपए आप एवरेज देते हो कम से कम एक जने को, ये अगर 25 साल काम करते हैं तो 25 साल बाद ये आपको क्या दे के जाएंगे? आपने इनको हर महीने 7,000 रुपए के हिसाब से दे रहे हो, 25 साल बाद ये आपको क्या दे के जाएंगे? जब बिजनेस से छोड़ के जाएंगे तो कुछ नहीं दे के जाएंगे। अच्छा सर, 25 साल तक रहेंगे तो 25 साल की दिवाली लेके जाएंगे, बोनस लेके जाएंगे, ये सब भी एक्स्ट्रा लेके जाएंगे। सर मैं आपको एक वर्चुअल एम्प्लॉय देना चाहता हूँ जो आपके साथ 25 साल तक ही रहेगा, लेकिन 25 साल बाद वो आपको लगभग लगभग 50 से 55 लाख रुपए दे के जाएगा आपके लिए। आप उसको 7,000 रुपए देते रहो और 25 साल बाद जब उसको रिटायरमेंट होगा तो वो अपना रिटायरमेंट का सारा फंड आपको दे के जाएगा। सर जो आपके रियल एम्प्लॉय हैं, अगर बीच में कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपकी फैमिली को क्या देंगे? कुछ नहीं देंगे। जो मेरा ये वर्चुअल एम्प्लॉय है, ये अगर आपकी एक्सीडेंट से डिमाइस हो जाती है तो आपकी फैमिली को 20 से 40 लाख रुपए देगा। अगर नॉर्मल होती है तो आप इनमें टर्म राइडर दे सकते हैं। इसके बाद भी जो मेरा वर्चुअल एम्प्लॉय है, ये कहेगा कि सर जो आप मेरे को दे रहे थे इनकम, इसका लगभग दुगना मैं आपकी फैमिली को देता रहूंगा, क्योंकि जब तक मेरा 25 साल का करार था। और 25 साल के बाद भी मैं 50 से 53 लाख की राशि जो मैं आपको रिटायरमेंट पे देने वाला था, मैं आपकी वाइफ को दे दूंगा। तो इस वर्चुअल एम्प्लॉय की ये खासियत है। और सर ये वर्चुअल एम्प्लॉय ऐसा एम्प्लॉय है जो आपसे कोई छुट्टी नहीं मांगेगा, कोई दिवाली नहीं मांगेगा, और आज से ही आपने इनको रख लिया तो 24/7 आपके लिए ओवर टाइम वर्क करता रहेगा। तो आपको बस कस्टमर से यही पूछना है कि सर अगर ऐसा वर्चुअल एम्प्लॉय आपको मिल जाए तो क्या आप उसको रखना चाहोगे? जिस तरह से आजकल सब वर्चुअल प्रॉपर्टी, ई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, उस तरह से आप कुछ बिजनेसमैन या जो शॉपकीपर्स हैं, उनको इस तरह से वर्चुअल एम्प्लॉय कह के भी एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश कीजिए। तो एक कंसेप्ट भी पिच हो सकता है कि सर जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसमें 7,000 रुपए आप देते हो, तो उसको एक वर्चुअल एम्प्लॉय आप रख लीजिए। उनकी ये खासियत है। इसको और आगे हमने थोड़ा सिखाया गया है कि आप इसको फैमिली वेलफेयर जो हमारा पैकेज था उसके हिसाब से आप इसको कैसे दे सकते हो। इसका आपको ये ग्रुप में जब पीडीएफ भेजेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसमें हमने 4 केस बताए हैं कि सर मैच्योरिटी में ये आपकी वाइफ को 7.5 लाख रुपए देंगे, बच्चों को 5 लाख देंगे, और आपके पास ऑप्शन है कि या तो 20 लाख रुपए ले लो या उससे आप पेंशन लेते रहो। अगर नॉर्मल डेथ होती है तो क्या क्या बेनिफिट ये वर्चुअल एम्प्लॉय आपको देगा, अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है तो ये वर्चुअल एम्प्लॉय आपको क्या क्या बेनिफिट देगा, और अगर डिसेबिलिटी भी आती है तो भी आपके सारे एम्प्लॉय आपको छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन ये वर्चुअल एम्प्लॉय हमेशा आपके साथ रहेगा। तो अगर आज आपने वर्चुअल एम्प्लॉय हमारा रख लिया, इस पेपर पे साइन करके वर्चुअल एम्प्लॉय आपने अपने लिए अपनी फैमिली के लिए ले लिया, तो इन चारों सिचुएशन में कि मैच्योरिटी के समय भी 25 साल के बाद भी जो भी इसने कमाया है, आपने इनको जो भी पैसा दिया है, वो सारा ये ब्याज के साथ आपको रिफंड करके जाएगा, लगभग दुगने से भी ज्यादा। अगर भगवान ना करे कल कुछ सुख दुख हो जाता है तो भी आपकी फैमिली को पैसा देगा। अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है तो आपकी फैमिली को डबल पैसा देगा, और तब भी आपकी फैमिली के साथ हमेशा बना रहेगा, और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी वर्चुअल एम्प्लॉय लेगा। अगर डिसेबिलिटी आती है तो भी वर्चुअल एम्प्लॉय आपके साथ रहेगा। तो इस तरह का कंसेप्ट आप अपने कस्टमर को समझाइए कि आप ये वर्चुअल एम्प्लॉय सर 100 रुपए दिन के हिसाब से भी रख सकते हैं, 200 रुपए के हिसाब से भी रख सकते हैं, अगर आपको बहुत अच्छा मैनेजर रखना है तो और बड़ा भी रख सकते हैं। कम से कम एक विचार है, ये आप कस्टमर के पास लेके जाइए। जो छोटे बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, या अपना काम करते हैं, जो 50-100 रुपए दे सकते हैं, उनसे आप एक बार डिस्कस कीजिए। तो हो सकता है वहां से एक अच्छा वो आए, क्योंकि एक अच्छा कंसेप्ट था। पिछली बार खम्बूज ने इनको लाभ के कंसेप्ट में बताया था। मैं इस पे थोड़ा और सोच के कि इसको थोड़ा लक्ष्य में बनाएंगे तो ये और ज्यादा बेनिफिट में आ सकता है। हर कोई कंपनी खोलता है तो इसी उससे खोलता है कि 25-30 साल मेरी कंपनी रहेगी, उसके बाद मैं रिटायरमेंट लूंगा तो बच्चों को लेके जाएंगे। तो ये एक ऐसा एम्प्लॉय है जो हमेशा आपके पास रहेगा, और जो भी आपने इसको पैसा दिया है, जो भी आपने इसको तनख्वाह दी है, सारी तनख्वाह आपको ब्याज के साथ लगभग डबल से भी ज्यादा वापस करके जाएगा, जो कि आपका कोई रियल एम्प्लॉय नहीं करेगा। तो आप इस तरह इस कंसेप्ट को समझाइए।
इसी तरह हम लक्ष्य को कन्यादान कंसेप्ट के रूप में भी दे सकते हैं। एक हमारे ग्रुप में है रोहित अरोड़ा जी, उन्होंने एक शेयर किया था बालक पालक स्कीम, तो उसका एक छोटा सा वो भेजा है कि किस तरह हम कन्यादान के रूप में भी, कि सर एक वर्चुअल एम्प्लॉय आपको कन्यादान के लिए भी पैसा दे के जाएगा। दोस्तों हमने कहा था कि एक कंसेप्ट हम जीवन हरियाली का मैसेज आ रहा था कि हम संडे को ये डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हमने फाइनेंशियल गोल प्लानर में आपसे डिस्कस किया था कि कस्टमर की जो मेन होता है कि 5 या 6 नीड होती हैं कि मेरे को कुछ हो जाए तो फैमिली को पैसा मिलना चाहिए, चाइल्ड एजुकेशन के समय पैसा मिलना चाहिए, हायर एजुकेशन के समय मिलना चाहिए, मैरिज के समय पैसा मिल जाए, मेरी रिटायरमेंट के लिए पैसा मिल जाए, और वेल्थ क्रिएशन हो। ये 5-6 चीजें थी जो जिसकी वजह से LIC है या कोई भी लोग कस्टमर है सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमने किस तरह का कंसेप्ट बनाया है कि आप कस्टमर से कहिए कि सर मैं आपको ऐसा प्रपोजल दे रहा हूँ कि जिसमें आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। आपको इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म करना है, आपको चाइल्ड एजुकेशन के समय भी पैसा मिलेगा, हायर एजुकेशन के समय भी हम पैसा देंगे, चाइल्ड की मैरिज के लिए भी पैसा देंगे, आपके रिटायरमेंट के लिए पैसा देंगे, और नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बहुत बड़ा लमसम अमाउंट आपको दे के जाएंगे। तो इसमें एक कंसेप्ट है कि आप 25,000 रुपए महीना दीजिए 15 साल तक, 16 साल बाद आपको 16 लाख मिलेगा, 21 साल बाद आपको 21 लाख मिलेगा, 25 साल बाद आपको 25 लाख मिलेगा, और 35 साल के बाद आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा रिटायरमेंट के लिए। तो जो 16 साल बाद 16 लाख मिल रहा है वो कस्टमर की के बच्चों की एजुकेशन के लिए काम आ जाएगा। 21 साल बाद जो 21 लाख मिल रहा है वो हायर एजुकेशन के लिए काम आ जाएगा। 25 साल का जो 25 लाख मिल रहा है वो मैरिज के पर्पस को पूरा करेगा। 35 साल के बाद जो 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं वो क्लाइंट की रिटायरमेंट के लिए काम में आएगा। और फैमिली के लिए जो वो 75 से 80 लाख रुपए का एक फंड छोड़ के जा रहे हैं वो एज ए स्टेट क्रिएशन काम करेगा। तो इसमें जो चारों ऑब्जेक्टिव थे वो पूरे हो गए। इसमें अगर प्री मैच्योर डेथ होती है तो लगभग लगभग 65 से 68 लाख का पहले दिन से इंश्योरेंस है नॉर्मल, और 1 करोड़ रुपए का है एक्सीडेंशियल। तो इसमें प्री मैच्योर डेथ भी कवर हो गया, एजुकेशन भी कवर हो गया, हायर एजुकेशन भी कवर हो गया है, आपका मैरिज का भी कवर हो गया है, और रिटायरमेंट प्लानिंग भी कवर हो गया है। साथ के साथ आपका नेक्स्ट जनरेशन के वेल्थ क्रिएशन भी कवर है। तो एक कंसेप्ट है जो हमने बनाया था, इसका भी मैं आपको PPT के बाद PDF शो कर दूंगा कि हमने इसमें क्या क्या प्लान लिए हुए हैं। तो इस तरह का भी आप कंसेप्ट दीजिए दोस्तों। 3 लाख रुपए प्रीमियम है, कस्टमर ने 15 साल में 45 लाख भरा है। कस्टमर से कहिए सर आपने 45 लाख भरा है लेकिन हम पहले दिन से ही आपकी फैमिली के लिए लगभग लगभग 68 लाख रुपए की पहले दिन से ही एक गारंटी दे रहे हैं कि आज ही कुछ हो गया तो 68 लाख रुपए फैमिली को देंगे। और अगर सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ बहुत बढ़िया चलता रहा, तो इतने सारा पैसा तो आपको मिल ही रहा है हर एक लाइफ के ऑब्जेक्टिव के लिए, माइलस्टोन के लिए। जो आपने पैसा भरा है 45 लाख रुपए, उस पर ब्याज लगा के, इंटरेस्ट लगा के हम फैमिली को 80 लाख रुपए जब भी आप जाएंगे वापस करके भी जाएंगे। तो ये कंसेप्ट है जो आपको मार्केट में मार्केट करना है। इसका मैंने मैसेज इसलिए ऑलरेडी 2 से दिन पहले बना के दे दिया था, और मैं वेडनेसडे थर्सडे को ट्राई करूंगा कि आपको इसका एक फेसबुक कवर पेज भी बना के दे दूं जो आप इसको यूज कर सकें। दोस्तों ये कंसेप्ट है कि 4 तरह के फादर होते हैं और 4 तरह के चिल्ड्रन होते हैं। जब आप कस्टमर को पूरा समझाएं तो उनसे कहिए सर एक सिचुएशन होती है कि बच्चे को मैरिज के समय पैसा लगेगा 50 लाख रुपए, और चाइल्ड ने भी स्कोर किया 90% मार्क्स। फादर ने प्रोविजन कर रखा है पूरा 50 लाख रुपए का, चाइल्ड ने भी बड़ा अच्छा एकेडमिक में अचीवमेंट हासिल किया है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो फादर है ना वो फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड है। तो इन दोनों केस में फादर भी पास हो गया और चाइल्ड भी पास हो गया, क्योंकि बच्चे को एजुकेशन के लिए जो भी पैसा लगेगा, जो भी फंड चाहिए, फादर ने पहले ही प्लान कर रखा है।
तो एक बच्चे को डिजायर्ड एजुकेशन मिलेगा, डिजायर्ड कॉलेज में मिलेगा, एक अच्छा एजुकेशन मिलेगा, जिससे कि आउटकम क्या होगा कि बच्चे का जो फ्यूचर है वो बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरा प्रोविजन हम देखते हैं दोस्तों कि फादर ने प्रोविजन किया हुआ है पूरा 50 लाख रुपीस का, चाइल्ड एवरेज पास हुआ है 60 मार्क्स के अराउंड। तो यहाँ पे जो फादर है ना वो विजनरी फादर है, फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड है वो भी अपने चाइल्ड के लिए। यहाँ पे फादर तो पास हो गया, चाइल्ड भले ही फेल हो गया हो, लेकिन यहाँ पे फादर क्या करेगा कि चाइल्ड को कोई अच्छा सा बिजनेस खुलवा के दे सकता है और उनके फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। तीसरा जो होता है उसमें फाइनेंशियल प्रोविजन है लेकिन उन्होंने केवल 10 लाख का ही किया हुआ है। चाइल्ड ने बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन अब इसमें क्या सिचुएशन आएगी, क्या आउटकम आएगा कि जो बच्चा है उसको डिजायर्ड प्लेस पे, डिजायर्ड कॉलेज में, डिजायर्ड जगह पे एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे फाइनेंशियल प्रिपेयर्ड फादर नहीं है, फादर फेल हो गए हैं, चाइल्ड पास हो गया, ये सबसे वर्स्ट सिचुएशन होती है जहाँ पे फादर फेल हो जाए और चाइल्ड पास हो जाए। चौथा है फाइनेंशियल प्रोविजन कुछ भी नहीं है, चाइल्ड भी एवरेज है, ये सबसे वर्स्ट सिचुएशन है कि इसमें दोनों फेल होगा। तो आप अपने कस्टमर से ये चार्ट रख के पूछिए कि सर अगर ऐसी कभी कोई सिचुएशन आती है तो आप इसमें कौन से पैरामीटर में आना पसंद करेंगे, 50 लाख पहले से प्रोविजन कर रखा है या और फादर पास हो गया, फादर पास हो गया, या इन दो में जिसमें फादर फेल हो जाते हैं। तो इसके लिए आगे हमें कैसे प्रोविजन करना है आपको थोड़ा समझाता हूँ कि सर जो चाइल्ड का फ्यूचर होता है ना, एक तो पेरेंट्स होते हैं, एक टीचर होते हैं, और इनके बीच में एक ब्रिज होता है जिसको हम कहते हैं फिनांस का ब्रिज। पेरेंट्स जब टीचर आप यहाँ पे कह सकते हो अच्छा कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूट, पेरेंट्स जब टीचर को पैसा फंड करते हैं और अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है, एक अच्छा एजुकेशन देते हैं, तो एक जब बेस बनता है तो उस पे चाइल्ड का पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। तो अगर फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक है, फादर ने पहले से प्रोविजन किया हुआ है, फाइनेंस ठीक है, पहले से ही प्रोविजन है, तो उस पे एक चाइल्ड का पूरा फ्यूचर बेस होगा, अदरवाइज चाइल्ड का फ्यूचर बेस नहीं हो सकता। तो आप कहिए सर जो ये पिरामिड होता है चाइल्ड फ्यूचर का, ये 3 पार्ट्स में होता है। सबसे पहला इसमें बेस होता है फाइनेंस, दूसरा होता है पेरेंट्स, तीसरा होता है टीचर। तो उसका जो आउटकम होता है वो चिल्ड्रन का फ्यूचर निकल के आता है। अब ये 50 लाख के हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है कि सर एक ऑप्शन है कि आप सेव कीजिए और उस पे इंटरेस्ट अर्न कीजिए। 50 लाख आपको 21 से 22 साल बाद चाहिए, 50 लाख का फंड आपको 21 से 22 लाख, 50 लाख का फंड चाहिए आपको 21 से 22 साल बाद। तो आपके पास ऑप्शन है कि यार आज से ही थोड़ा 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 बचत चालू कीजिए, सेव करना चालू कीजिए और उस पर इंटरेस्ट अर्न कीजिए। तो ये 50 लाख के टारगेट के लिए आपको 50% ही सेव करना होगा। 25 लाख आप सेव करेंगे, 25 लाख मेरी ऑर्गेनाइजेशन सेव करेगी और आपके बेटे के लिए 50 लाख का जो फंड का प्रोविजन है वो ला के देगी। अगर फादर के साथ कल कुछ मिस हैपनिंग भी हो जाती है तो भी जो एक 50 लाख का प्रोविजन आपने सोचा है अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए, उनका ड्रीम गारंटेड रहेगा। यहाँ पे जीवन लक्ष्य के थ्रू समझाया गया है कि उसमें फैमिली को भी एक प्रोविजन मिलेगा, बच्चे की एजुकेशन नहीं रुकेगी, उनके लिए भी 2.5 लाख रुपए मिलते रहेंगे और मैच्योरिटी पे 50 लाख का जो फंड है वो मिलेगा मिलेगा। तो ये जो है सेव एंड अर्न इंटरेस्ट, ये गारंटेड है कि आज आपने एक डिसीजन ले लिया कि मेरे बच्चे की एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए 50 लाख रुपए मिलना चाहिए, तो यहाँ पे आपको सर दो बेनिफिट मिले। तो आपको गारंटेड मिली है, एक जो आपको जो टारगेट अचीव करना है उस पर आपको केवल 50% ही देना पड़ा, बाकी 50% मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया और आपका टारगेट अचीव हो गया। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप बोरो कीजिए, आप उस समय मार्केट में जाइए, बोरो कीजिए और उस पर इंटरेस्ट पे कीजिए। तो यहाँ आपको आपको यहाँ पे तो आपको 50% देना पड़ा था, यहाँ पे आपको 150% तक देना पड़ता है कि आपने 50 लाख का लिया, उस पर 25 लाख रुपए आपने इंटरेस्ट पे करके लगभग 75 से 80 लाख रुपए वापस करना पड़ेगा। यहाँ पे सर पॉसिबिलिटी होता है, ये गारंटीड का है, ये पॉसिबिलिटी का है। यहाँ पे अगर फादर के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है
इनकम इनकम स्टॉप हो जाती है, तो जो वो 50 लाख का आपने लोन लिया है उसका पूरा बर्डन बच्चे के ऊपर पड़ जाता है या फैमिली के ऊपर पड़ जाता है। और यहाँ पे इफ एंड ड्यूज है सर, कि अगर आप अलाइव भी हैं तो उस समय देखा जाएगा कि जब आपकी एज 53-54 साल है, कि उस समय आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कैसे हैं, आपका इनकम सोर्स क्या रेगुलर है, फ्लक्चुएटिंग तो नहीं है। एक तो बैंक ये देखता है, दूसरा बैंक आपका सिबिल देखेगा। अगर सर आपका सिबिल हल्का सा भी ऊपर नीचे है तो बैंक आपको कभी लोन नहीं देगा। तीसरा, बैंक गारंटर मांगता है, अगर गारंटर नहीं मिला तो भी बैंक आपका लोन रिजेक्ट कर सकता है। चौथा, बैंक कुछ ना कुछ गिरवी रखवाएगा सर, कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखवाएगा, अगर वो भी नहीं मिला तो बैंक आपको लोन दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। तो वहां पे पॉसिबिलिटी है। तो आपके पास दो ऑप्शन है 50 लाख का फंड क्रिएट करने के लिए, जो एक तो गारंटीड है, एक पॉसिबिलिटी से भरा हुआ है। गारंटीड में आपको 25 लाख देने पड़ रहे हैं, 25 लाख मेरी ऑर्गेनाइजेशन देगी। लेकिन जो पॉसिबिलिटी वाला है वहां पे आपको 50 लाख तो मिल जाएगा, पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपको वापस करने पड़ेंगे 50 के 75 लाख। तो आप कौन सा उसमें ऑप्शन चूज करेंगे? तो आपको इस तरह से अपने क्लाइंट को ये समझाना है, ये चाइल्ड एजुकेशन के लिए उनको बताना है। इसमें भी आप इनको जीवन लक्ष्य दीजिए, आज जो भी हमने कोई कंसेप्ट बताए हैं अधिकतर जीवन लक्ष्य के ही डिस्कस किए हैं। तो उसमें भी आपका एक दोस्तों चांस है कि एक कस्टमर आपका एग्री हो जाए। अभी तक की प्रेजेंटेशन में किसी का कोई सवाल? इसमें कुछ लोग लिख रहे हैं कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, ये जो एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन थी दोस्तों आज की, उसमें अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? दोस्तों एक ना ब्लैंक पेपर और एक पेन लेके बैठिए, एक एक्टिविटी करवाऊंगा, हैंड राइटिंग एक्टिविटी, जो आपने कस्टमर से करवा सकते हैं। 2 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूँ, एक ब्लैंक पेपर और एक पेन।
सभी साथी तैयार हैं? छोटी सी एक्टिविटी है जो आप अपने कस्टमर से भी करवा सकते हो। उसको एक हैंड राइटिंग कंसेप्ट कहते हैं। जो भी आपका नॉर्मल राइटिंग हैंड है, फर्स्ट राइटिंग हैंड, जैसे कोई राइट हैंडर है, कोई लेफ्ट हैंडर है, तो जो राइट हैंडर है ना, वो एक जो प्लेन पेपर लिया है उस पे ऊपर अपना नाम लिखें, जैसे राहुल कुमार, जयपाल सिंह, रोहित अरोरा, और नीचे लिखिए मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ, अपने नॉर्मल राइटिंग हैंड से। और लिखने के बाद मेरे को ना कैमरे पे दिखाइएगा भी। जब हो जाए तो एक बार आप चेक बॉक्स पे लिख दीजिएगा, जो आपका नॉर्मल राइटिंग हैंड है उस पर आपको पहले ऊपर अपना नाम लिखना है, जैसे रोहित अरोरा, राहुल कुमार, खम्बू प्रसाद मिश्रा, कपिल मुन्नी, अमित कुमार, और नीचे लिखना है मैं अपनी परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, अब सेकंड हैंड से वही आपको दोनों चीज लिखनी है। जैसे आपने पहले अपने राइट हैंड से लिखा, अब आपको अपने नॉन राइटिंग हैंड से वही चीज लिखनी है, आपका नाम, और मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। जब हो जाए तो आप एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, कोई दिखाना चाहेगा कैमरे पे? शिव चौहान जी, अमित जी, दीपक पाल जी, सुनील जादून जी, जयपाल जी, रोहित जी, आप जयपाल जी आप दिखाना चाहोगे? भाई जी लिख तो दिया, लेकिन वो हैंड राइटिंग है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से। एक बार दिखाओ आप स्क्रीन पे। एक आप वीडियो ऑन करो मेरा। सर ये मेरा है, देखो ना, अरुण जी का। बहुत डिफरेंट है, अच्छा अरुण जी, आपसे मैचिंग नहीं। आपसे इस पे कुछ बात करना चाहूंगा। तो हम्म। आपने पहले लिखा
अपना नाम और मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ, हाँ जी। वो आपने इजीली लिख लिया या कोई दिक्कत आई? कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, सीधा जो राइटिंग अपनी स्पीड है, अपना जो रिदम है उससे लिख दिया। ठीक है। अब जब आपने दूसरे हाथ से लिखा तो वो भी इजीली लिखा गया या कोई दिक्कत आई? सर सबसे पहले तो उसमें पेन पकड़ने में प्रॉब्लम आ गई कि राइटिंग करने के लिए जो पेन पकड़ा जाता उसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अच्छा, ठीक है। और राइटिंग करना तो फिर उससे ऊपर की बात हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह है कि ये दोनों हैंड राइटिंग में इतनी दिक्कत आई? कभी इस तरह की प्रैक्टिस करी नहीं, ना ही कभी ध्यान दिया कि हमें हर तरह से फील्ड में प्रेफर होना चाहिए। मतलब मेन आप इसमें मान के चल रहे हो कि आपको आदत नहीं है दूसरे हाथ से आदत लिखने नहीं की। है। अरुण नहीं। जी, देखो, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यही बात समझा रहा हूँ कि मेन ना आदत होती है। आज आप एक इनकम अर्न कर रहे हो, अपनी फैमिली को एक इनकम दे रहे हो, एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे रहे हो, जिसकी आपकी फैमिली को आदत है। आप हैं अरुण जी? जयपाल जी, आप अनम्यूट हैं। जी हाँ जी। हाँ, आप एक बार दिखाइए। देखो, आप वीडियो स्टार्ट कीजिए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अरुण जी, आप शेयर करना चाहेंगे दोबारा? हाँ सर, मैं कर रहा हूँ। मैं आपने ना पीछे म्यूट कर दिया था मुझे। जी जी। तो जो आप बता रहे हो कि ये आपने केवल नाम लिखा है, जयपाल जी, आपने वो नहीं लिखा मैं अपने फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ, नीचे लिखा है। ये ठीक है। अब आपको भी ये इजीली लिखा गया था, कोई दिक्कत आ गई थी? नहीं, बहुत दिक्कत आई। जिस हाथ से नहीं लिखने की आदत थी, अगर उससे दूसरे हाथ से लिखते हैं तो बहुत दिक्कत आई उसमें। तो जो नॉर्मल हैंड से लिखा था उसकी लिखावट, वर्डसिंग ज्यादा अच्छे हैं, जो दूसरे हाथ से लिखा था उसके जैसे ही हैं या कुछ? जिस हाथ से लिखने की आदत है उससे अच्छा लिखा गया, जिससे नहीं लिखने की उससे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है, जिस हाथ से लिख रहे थे उसी हाथ के लिखने की आदत पड़ी हुई है। तो दूसरे हाथ से लिखने की कभी कोशिश ही नहीं की। जयपाल जी, जिस तरह हमें छोटी छोटी आदत पड़ जाती है, जैसे केवल लिखने की आदत है, ऐसी ना हमारे फैमिली को भी ना आदत पड़ी हुई है हमारे इनकम पे डिपेंड होने की, आपके ऊपर जी डिपेंड होने की, आपसे किसी भी तरह की उपेक्षा रखने की। जयपाल जी, कभी आपने सोचा है कि आप इसको, दोनों लाइन को अपनी फैमिली समझिए, कि जो पहले वाली लाइन है वो जी फैमिली है, आपके साथ, आपकी इनकम के साथ कितनी जी स्मूथली चल रही है। जी लेकिन अगर केवल हमने एक हाथ बदल दिया तो उस फैमिली जी। की क्या पोजीशन हो गई है? खराब हो जाएगी पहले से। अच्छा जयपाल जी, केवल एक हाथ बदलने से पोजीशन हो गई, अगर आप पूरे ही बदले गए तो क्या पोजीशन हो जाएगी? बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो ये तो इस तरह का कोई भी कॉन्सिक्वेंस आपकी फैमिली की लाइफ में ना आए, तो उसका आपने कोई प्रोविजन किया है? नहीं, केवल अभी एक तो। केवल एक हाथ बदला और आप देख सकते हो कि आपकी फैमिली का लाइफस्टाइल कैसे गड़बड़ा गया। जी, अगर आप पूरे ही बदले गए तो क्या इतना भी लिख पाएगा कुछ? नहीं लिख पाएगी। चलो जयपाल जी, मैं बताता हूँ। जो पहला है ना वो आप हो। आप मार्केट में जी जाते हो, काम करते हो, इनकम कमाते हो, स्मूथली इनकम कमा रहे हो, क्योंकि आपको आदत है पिछले 10 साल 15 साल से इनकम कमाने की। लेकिन जो जी दूसरी लाइन है ना, अगर आपके साथ कल कुछ सर कुछ सुख दुख हो गया, तो जो दूसरा हैंड है वो आपकी वाइफ का हैंड है। आपकी जी वाइफ भी अपने परिवार को चलाने के लिए मार्केट में जाएगी,
हो सकता है आपके माता पिता मार्केट में जाएं, संघर्ष करें, काम करें, इनकम जी। जनरेट करें, लेकिन वो आपकी तरह इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे। उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, जिस तरह से हम वो हैंड राइटिंग में देख रहे हैं। जी। तो अगर मैं आपको कुछ इस तरह का प्रोविजन करके दे दूं कि आपके ना रहते हुए भी आपकी फैमिली की जो लाइफस्टाइल है वो हमेशा मेंटेन रहे, एक साथ चलता रहे, तो क्या आप उसके लिए कराना चाहोगे? बहुत अच्छा रहेगा। तो ये एक प्रोविजन है, ये आप ब्लैंक पेपर लेके जाइए, अपने कस्टमर के साथ लिखने को कहिए, इसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुत अच्छा, सुपर आइडिया, बहुत जबरदस्त। कोई है इसमें ऐसा कोई साइरस वायरस बुद्धि जो दोनों हाथों से लिख सकता हो, क्लियर राइटिंग आई हो, जैसे 3 इडियट में था, जिनकी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आई हो, कोई परेशानी नहीं आई हो और बिल्कुल एक जैसी राइटिंग आई हो? है कोई साथी? दिनेश कोठारी जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे, आप बताना चाहेंगे? नहीं सर, बहुत डिफिकल्ट है लिखना, तो सोचना भी डिफिकल्ट है ये तो। मतलब यही आप ना अपने कस्टमर के साथ कीजिए प्रैक्टिस। हाँ सर। और दोस्तों हमारे बीच में रोहित जी हैं, रोहित अरोड़ा जी, वो कुछ शेयर करना चाहेंगे कि किस तरह उन्होंने पैन कार्ड के बेसिस पे 20 पॉलिसी करी हैं। क्या आप सब सुनना चाहेंगे? रोहित भाई। हेलो। मेरी आवाज आ? हाँ रोहित भाई, क्लियर है। एक तो मैं सबसे पहले सबको ये बताना चाहूंगा कि एक तो 10% जो टारगेट है वो पूरा कर। रोहित भाई आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। लो कोई नहीं, एक मिनट को मैं बनता है और साथ में आपका ऑफिस से आप यहाँ बैठते हैं, इस टाइम से इस टाइम तक आप ऑफिस में है, सिर्फ कार्ड से कैसे की हैं, तरह कस्टमर से बात, ऐसा फाइनेंशियल टूल है जो हर एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में जरूरी, कोई पॉलिसी इशू करवानी है या कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी है। रोहित भाई साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा आप अब आ रहा है? नेटवर्क एरिया में जाओ। हाँ आप एक बार बात करो। हेलो। हाँ रोहित भाई एक बार बताओ। तो हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में यूज होता है। डायरेक्ट एलआईसी से बात नहीं कर सकते, ये पता चलता है कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के, तो वहां से वो बैठेगा, जब हमारे ऑफिस आएगा तो डिटेल दे तो के अराउंड पैन कार्ड अप्लाई किए थे, जिनमें से मेरी 20। रोहित भाई ज्यादा अच्छा रहेगा आप टाइप कर दो, हम पढ़ के बता देंगे यार, ऐसे तो ना सस्पेंस सारा खत्म हो गया। बस यही पता लगा राम था, रावण था और मर गया, ये नहीं पता लगा कैसे क्या हुआ। आप टाइप कर दो, आवाज नहीं आ रही ना। ठीक है, तो ठीक है, ठीक मैं हुए की आवाज लग रही है भाई, हैं? ये तो ठीक हुए की आवाज लग रही है। थोड़ी थोड़ी थोड़ी।
तुषार भाई, हाँ राहुल भाई। रोहित भाई लिख देंगे, आप आगे कंटिन्यू करो, या आपको पता है तो आप शेयर कर दो कैसे क्या नहीं करा। मेरे को अभी पता चला है, मेरे को अभी रोहित भाई ना रोहित भाई टाइप बार कर देंगे, लिखने दो। हम पढ़ के बता देंगे, आप बाकी आगे कंटिन्यू करो। मेरी इतना ही थी प्रेजेंटेशन आज की। तो आज की प्रेजेंटेशन से रिलेटेड किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लो। मेरे को बस ना इनको दिखाना है, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा जो हमने कॉम्बिनेशन डिस्कस किया था। जीवन हरियाली। जीवन हरियाली वाला। हाँ, ठीक। उसका एक बार देखना, आपको सबको पीडीएफ दिख रहा है। अब आपने ना ये खोल लिया ना पीडीएफ, आप स्टॉप स्क्रीन करो, और जब आप शेयर स्क्रीन पे करोगे ना तो अब आप पीडीएफ पे क्लियर करोगे, अभी क्लिक कुछ नहीं आ करोगे रहा। तो होगा। अभी कुछ नहीं आ रहा, अभी तो बस हमें ना फाइल आपकी आ रही है जो आपने बिजनेस डेवलपमेंट का फोल्डर खोला हुआ था, अब बंद हो गया। हाँ आ गया, अब आ गया। ये आ गई पीडीएफ। हाँ ठीक है, जो जीवन हरियाली है उसका मैं आपको वर्किंग दिखा देता हूँ। इसमें से कस्टमर का 30 इयर्स एज है, 3 लाख रुपए हमने 25,000 रुपए महीने के हिसाब से 3 लाख रुपए है, जो कि कस्टमर का 15 साल तक जाएगा। 16 साल बाद 16 लाख रुपए आपको दिख रहे हैं। ठीक है। 21 साल बाद 21 लाख रुपए आ रहा है। 25 साल के बाद 25 लाख रुपए आ रहा है। और 35 साल के बाद 1 करोड़ रुपए। ठीक है। और पहले दिन से ही जो रिस्क कवर है वो नॉर्मल 68 लाख का है, और एक्सीडेंशियल लगभग 1.25 करोड़ रुपए का है। उसका जो हमने बताया कि उनकी फैमिली को सारा रिफंड मिल जाएगा, तो जो इसमें उन्हें 72,000 रुपए मिल रहे हैं वो उसको हमने नहीं इसमें बताया है। हमने सीधा ही एक अज्यूम कर लिया कि अगर कस्टमर 75 76 तक भी सरवाइव करता है तो जो ये अमाउंट है ये कस्टमर की फैमिली को हम दे देंगे 80 से 85 लाख रुपए। तो एक दोस्तों काफी अच्छा कंसेप्ट है ये। इसमें अगर आप देखो तो मोटा मोटा कस्टमर का 3 लाख रुपए के हिसाब से 45 लाख रुपए जा रहा है। इसमें हम 16 साल बाद 16 लाख दे रहे हैं, 21 साल बाद 21 लाख दे रहे हैं, 25 साल के बाद 25 लाख दे रहे हैं, और 35 साल के बाद 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। और लाइफ टाइम रिस्क कवर है, और जो स्टेट क्रिएशन का हमने जिक्र किया था, कस्टमर को 80 से 85 लाख रुपए 90 लाख रुपए तक का स्टेट क्रिएशन भी दे रहे हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में जो हमने पॉइंट डिस्कस किए थे कि सबसे पहला होता है प्री मैच्योर डेथ, इसमें वो कवर है। एक्सीडेंशियल डेथ कवर है। एजुकेशन के लिए फंड का प्रोविजन है। हायर एजुकेशन के लिए प्रोविजन है। चिल्ड्रन की मैरिज के लिए प्रोविजन है। रिटायरमेंट के लिए प्रोविजन है। और कस्टमर का नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्रोविजन है। तो एक ऐसा प्रपोजल आप कस्टमर को समझाओ कि उसमें उनका सारा ही जो प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग है, वो आप कैटर कर सके। तो कैसा लगा आप सबको ये प्रेजेंटेशन? अच्छा लग रहा है, बड़े बढ़िया लग रहा है। क्योंकि ना अभी मार्केट में चल रहा है कि 600 रुपए में, लेकिन उसमें क्या आ रहा है कि 16 साल में 16 लाख, 21 साल बाद 21 लाख, 25 लाख और 35 साल में 35 लाख। इसमें 200 रुपए ही कस्टमर को ज्यादा देने हैं। 200 रुपए कस्टमर ज्यादा देगा तो उसमें क्या बदल जाएगा कि 35 लाख की जगह उनको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। 200 रुपए ज्यादा दिए केवल 15 साल तक, और 35 की जगह 1 करोड़ मिल गया। और जो वो वाला प्रेजेंटेशन जो मार्केट में आजकल काफी चल रहा है धनवर्षा के नाम से, उसमें कोई स्टेट क्रिएशन नहीं है। इसमें हमने 80 लाख रुपए का स्टेट क्रिएशन भी दिया है। तो एक उसी को लेके एक बहुत बड़ा और प्रेजेंटेशन बना दिया, केवल थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ाने पर। इसमें आप कस्टमर से कह सकते हैं कि आप सर इसमें ना अपने बजट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो इसमें हम 25,000 की जगह 15,000 रुपए महीने से स्टार्ट कर सकते हैं, 12,500। लेकिन आप एक बार अप्रोच कीजिए कि इस तरह का भी एक कंसेप्ट है। इसका प्लान कॉम्बिनेशन तो सर भाई, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया आपकी। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है।
दिख रही है अब? हाँ अब दिख रही है। राहुल भाई पढ़ के बता दोगे? हाँ टोटल हमने 5 प्लान इसमें लिए हैं। एक प्लान लिया है हमने 915-35, 30 साल की मतलब 30 साल की उम्र पे कैलकुलेशन करिए। 915-35 थोड़ा नीचे करो तो सर्वे समय शॉर्ट भी पता लग जाए जो। ये हाँ 915-35 लिया है 20 लाख रुपए का। 936-21-15 लिया है 10,10,000 रुपए का। 936-25-16 लिया है 9,30,000 रुपए का। 945-70-15 लिया है 9 लाख रुपए का। 915-16 लिया है 9.5 लाख। तो जो 16 साल बाद मैच्योरिटी मिल रही है आपको 915 की मिल रही है जीवनानंद की। 21 साल बाद जीवन लाभ की मैच्योरिटी मिल रही है 21 साल वाले की। 25 साल बाद 25 साल वाले की मिल रही है। और जो 945-15 का जो मनी बैक आ रहा है 15 साल बाद, उससे आपके 915-35 का प्रीमियम फंडिंग चल रही है। सही कह रहे हो तो सर भाई? हाँ, इसमें जीवन उमंग आपका सारा फ्यूचर फंड प्रीमियम कर देगा और जो 1 करोड़ रुपए मिल रहा है वो आपको 915-35 का मिल रहा है। आप इसको नोट भी कर लीजिए, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। और ये जीवन हरियाली आपके जीवन में हरियाली ला सकती है अगर आप 8 पॉलिसी बेच देते हो तो एमडीआरटी हो जाओगे। हाँ, मतलब आप मार्केट में अप्रोच कीजिए। ये एक पूरा फाइनेंशियल प्लान जो, इसलिए मैंने आज सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग का समझाया कि कस्टमर की क्या क्या मेन कैटर होती है सेविंग के लिए, 5-6 चीजें बताई और किस तरह हम उनको अपने एक ही प्रपोजल में वो 5-6 चीजें दे सकते हैं, नीड फुलफिलमेंट कर सकते हैं। ये पूरा इसलिए प्लान वे में बताया गया था कि हमारे पास एक तो ऐसा सर प्रपोजल है। सर जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आपने 21 साल का दिया है बच्चे के एजुकेशन के लिए, 21 साल बाद 21 लाख का, तो हाँ, एजुकेशन तो सर बच्चे की 18 साल से या हायर एजुकेशन में आ 16 जाता में है सर? 16 में भी दिए ना हमने। सर 16 में जैसे हायर एजुकेशन अपन 16 में उसको जनरल एजुकेशन का बोलेंगे ना सर? देखो 16 में उसको दिया, उसके बाद जब वो एमबीए में जाएगा तो लगभग 21-22 साल का कस्टमर हो जाता है, तब उनको फिर 21 लाख दिए। अच्छा, एमबीए में 21 साल की सर, 18 साल से हायर एजुकेशन के उसमें हम नहीं जो आप जनरली यहाँ पे। नहीं, अगर उसको 18 पे चाहिए भी तो वो लोन इलियास ले भाई लेगा 21 वाली पॉलिसी। आप इसमें देखोगे ना जो एमबीए होती है ना वो जी मैनेजमेंट की सर। डिग्री होती है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है। पहले तो तीन जी जी सर। आफ्टर ग्रेजुएशन होती है। पहले 3 अगर साल तो 18 साल ग्रेजुएशन की होगी उम्र ना। 12वीं पास करी तो 21 की जी उम्र सर। में ही उसको 3 साल बाद ग्रेजुएशन के बाद ही वो एमबीए करेगा, बीबीए के बाद अच्छा एमबीए। अच्छा सर। और अगर जी जी ये ना सर। एक आइडिया है। अब इसमें जी क्या है सर। कि हम प्लान की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, अगर आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे 18 में पैसा चाहिए तो आप 936 जी। 21-15 मत दो, आप वहां पे 933-18 दे दो अच्छा अच्छा सर। और उससे आप जी उसकी जी। फंडिंग कर दो। आप 936 मत दो, बाकी 936-25-16 रहने देना, 21-15 की जगह 933-18 दे दो उसको, उसमें 15 साल अच्छा अच्छा। पैसा जाएगा। ये ना जी जी सर। ये ना एक दिखाने के लिए है। 16 में 16, 21 में 21, 25 में 25, 35 में 1। सर उनको ऐसा भी ऑप्शन हम लोग दे सकते हैं कि 16 में जो 16 ले रहे हैं वो टाइम पे आप सेटलमेंट ऑप्शन करके भी सेटलमेंट हमको ले लीजिए। हाँ, ये उनको ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग द लोन। लोन का वापस उनके पास लायबिलिटी आएगा, उनको वो टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं कि आपकी क्या रिक्वेस्ट, जैसे आपने प्रायोरिटी सर ने जो टॉपिक लिया वो टाइम की आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी हम लोग पहले से ही बात करके रखेंगे, तो मेरे को लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। 16 लाख जो आ रहा है उसको आप 4-5 इंस्टॉलमेंट में दे दो तो और पूरा एक फंड हो जाएगा। जी जी सर। आदमी कैसे घुमा घुमा के कहता, अभी बोलने हुआ उसी टाइम बोल देता नहीं। और किसी का कोई क्वेश्चन है फाइनेंशियल प्लानिंग के रिलेटेड, या जो चिल्ड्रन सेगमेंट का हमने एक पिरामिड समझाया उसके अकॉर्डिंग? सर एक छोटा सा एक क्वेश्चन है तुषार भैया।
हाँ जी। सर आपने जो पीपीटी जो बताया, जो हम लोग जब भी प्रेजेंटेशन देंगे तो प्रेजेंटेशन में समराइज जब भी हम लोग लिखेंगे तो आप जो प्रेजेंटेशन देने वाले हो तो उसमें एडिट करके हम लोग उसमें टाइप करेंगे या कैसे सर? कौन सी वाली? जो हम लोग सब जो प्रेजेंटेशन में आपने जो पैम्पलेट ये दिया है, एक शीट दिया है कि जो आपको आप पीडीएफ बुक देंगे, आप पीडीएफ आप देने वाले हैं ना सर? तो पीडीएफ में जब भी हम लोग एक कौन सा भी एक प्रेजेंटेशन उनको दे देंगे तो प्रेजेंटेशन का समराइज जब भी हम लोग उसमें टाइप करके आपको देना है, ऐसे आपने जब भी वो सेशन में बताए तो वो टाइप कैसे करेंगे? मतलब उसमें एडिट करना पड़ेगा हमको कि आप जो पीडीएफ देने वाले? आप फाइनेंशियल प्लानिंग की बुक की बात कर रहे हो क्या? जो फाइनेंशियल गोल प्लानर। हाँ हाँ हाँ, वो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, उसके आप प्रिंट निकाल सकते हो। प्रिंट निकाल के मतलब हम लोग को उसके ऊपर जो टाइप करना है ना और प्रेजेंटेशन बताना है, वो आपको लिखना पड़ेगा अपने हाथ से ही। हाथ से? ओके ओके, मैं सोचा कि उसमें एडिट करके नहीं उधर का वो उधर हम। एडिटेबल वाली नहीं है। ओके, तो आप क्या उसको होगा क्या हम? करो, क्लाइंट के हाँ, सामने ना उसके नाम का पर्सनलाइज भरो। या एक वही। क्लाइंट जिससे 3 लाख ले रहे हैं उसको ऊपर 50 हाँ रुपए खर्च कर सकते हैं ना। हाँ, नहीं वही हम लोग जब भी हम लोग क्लाइंट के पास जाएंगे तो वो सब अब क्या कर स्क्रिप्ट रहा है मालूम? रेडी करके हम लोग जाएंगे और उनको स्क्रीन पे दिखाएंगे, तो दैट विल बी बेटर ना, इंस्टेड ऑफ पीडीएफ पेपर्स वर्क एंड ऑल, क्योंकि आजकल पेपर वगैरह थोड़ा लोग लेते नहीं है, तो हम लोग उनको स्क्रीन शेयर करके पीपीटी भेजेंगे कि ये ऐसा है। या आप एक्सेल में बना सकते हैं। अच्छा सर, आजकल कोई पेपर लेते नहीं है, वो देते नहीं, तो पेपर वर्क थोड़ा कम हो गया, तो बड़े क्लाइंट को हम लोग कैसे? तो ये आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन मैं सोचा कि उसमें क्या और अच्छा सर क्या बताएंगे करके। थैंक यू। चुपचाप बोल दिया, फोन कर, समझे? मुकेश जी कुछ कह रहे हैं क्या? प्रिंट से क्लियर ना आ रहे। हाँ प्रियंका हेलो, को और किसी का कोई क्वेश्चन? दीपक पाल जी, तुषार सर रोहित जी, जी। तुषार सर मैं एक चीज और पूछना था कि जैसे ये अगर एक्सेल फॉर्मेट में जैसे आप चेंज कर पाते किसको कितना कितना पेमेंट कब कैसे, जो 16 साल में 16, 21 साल में 21, जैसे एक एडिटेबल एक्सेल से उसमें सॉफ्ट में मिलता, जो भी चार्ज है आपका जैसे उस चीज का होता तो नहीं बहुत नहीं, अच्छा ये रहता तो मैंने आपको वो दिया ना, आप अपने सॉफ्टवेयर में बना के दीजिए सर। अच्छा अच्छा सर, ये तो आपको सब जी मिल गया है कि कितना कितना समय शॉट रखना है। आप जी कस्टमर का है सर, कि मेरा बजट आधा है, तो आप वो सारे समय शॉट आधे कर दीजिए। हाँ सर ये यही चीज चाहिए थी सर, थैंक यू सर। आप अपने नाम से अपने सॉफ्टवेयर बनाइए वो ना तो अपने दुनिया भर सॉफ्टवेयर में बनाइए ना। जी जी सर। हेलो सर। जी रोहित जी। सर मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई क्लाइंट 21 साल के लिए लेता है तो ये चारों कॉम्बिनेशन को ही देना पड़ेगा ना, चारों को? ये अगर आप पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो आप ये उनको दीजिए। ठीक सर। अगर कोई कस्टमर ये कहता है कि मुझे ये चारों पैसे चाहिए तो आपको चारों देने पड़ेंगे। अगर कोई कस्टमर कहता है मुझे तो केवल 21 साल बाद पैसा चाहिए, तो फिर हाँ एक ही जी प्लान सर। दो जो 21 साल बाद उसको पैसा मिले। कस्टमर के ओके लिए सर। देखेंगे ना आप। देखो जैसे मैंने बताया था कि आपने उनके 2 कम आउट निकाले, अब आपको लग रहा है कि कस्टमर ने 16 साल के बाद तो प्रोविजन किया हुआ है, अपने रिटायरमेंट का भी किया हुआ है, लेकिन ये 21 और 25 साल वाला प्रोविजन नहीं है, तो आप फिर कस्टमर को केवल वो 2 प्रपोजल देंगे कि 21 साल बाद सर आपको इतना मिल जाएगा और 25 साल बाद आपको इतना मिल जाएगा। ठीक सर, ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, एक्टिविटी जो करवाई थी उसके रिलेटेड, या एक 4 टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन और 4 टाइप्स ऑफ फादर बताए थे उसके अकॉर्डिंग? राहुल भाई, बस फिर वाइंड अप करते हैं एक बार। आप अगर वो आहा पॉइंट सबसे पूछ लो तो। कोई साथी आज की क्लास का सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा लगा कि आपको लगा कि ये तो मुझे मतलब जरूरी नहीं कि आपको पहले से ना पता हो और आपको लगे कि मेरे को ये इम्प्लीमेंट मैं आज से करना शुरू करूंगा? कोई बताना चाहेंगे 2-4 साथी? हैंड राइटिंग वाला बहुत बढ़िया था। हैंड राइटिंग वाला बहुत अच्छा। बिल्कुल सिंपल और
क्लाइंट को। रोहित भाई अभी तक वेट कर रहा हूँ मैं, आपने टाइप करके नहीं भेजा, वो कैसे 20 पॉलिसी करिए। भेज दिया मैंने, तुषार भाई को भेज दिया। पर्सनली भेज दिया ना। इसको भाई पढ़ के ग्रुप में ही डाल देना रोहित भाई, क्योंकि ना वो टुकड़ों में आया, बीच बीच में चैट इतनी आ गई है कि वो चला ही गया। ठीक है कोई बात। एक बार डाल दो ना, अभी पढ़ ले, अभी पढ़ के बता देंगे। नहीं अभी नेट अच्छा है तो आप शेयर कर दो भाई। एक तो आपको हैंड राइटिंग वाला अच्छा लगा, शिव चौहान जी कह रहे वर्चुअल एम्प्लॉय वाला भी अच्छा था, और उसके अलावा किसी को और को क्या अच्छा लगा? फादर वाला कंसेप्ट भी अच्छा था, 4 फादर। 4 फादर, ठीक है सर अगर हम एडिट करके दिखाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगी, और ज्यादा। क्या करके दिखाएंगे? मार्क्स लाया और इतना फादर भाई। आप उस पेपर को यूज कर सकते हो, और ये ना आपके पास बहुत ही आपको बहुत ही जबरदस्त एक सिस्टम बन सकता है कॉल ओपनिंग का। कस्टमर के पास गए और कुछ नहीं करा, सिंपल ऐसे बात कर दो कि सर एक ये पेपर पे अपना पहले लिखा हो, उनमें से एक बार ये लिख के दिखाना एक बार, तो आप उसको बड़ा अच्छा यूज कर सकते हो। मोहन भाई आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। मोहन भाई आप म्यूट हैं। अब बोलिए, अब आएगा बात। और कोई साथी? और दोस्तों जो हैंड राइटिंग वाला है ना, ये आप अपने प्रोस्पेक्ट से, रिलेटिव से, फ्रेंड से जूम मीटिंग पे या वीडियो कॉल पे भी करवा सकते हैं। आपने ना जो वो फाइनेंशियल प्लानिंग वो गोल वाला बताया था ना, उसके अंदर एक कंसेप्ट बताया था आपने। कौन से वाला? वो उस बुक के अंदर ही एक था बीच में, जो पूरी फैमिली वेल्थ के नाम से, वो उसकी हाँ फैमिली वेलफेयर पैकेज, वर्चुअल जो एम्प्लॉय के नाम से हमने समझाया था। हाँ, वो बीच में पीडीएफ के बीच में बताया था आपने। हाँ हाँ हाँ, उसकी पीडीएफ चाहिए, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी ना? हाँ वो मिलेगी, वो पीपीटी के साथ आएगी आपको। ठीक ठीक सर। उसमें कौन कौन से प्लान करे थे आपने? सिंपल जीवन लक्ष्य है केवल। ओके। मोहन भाई को शेयर करना चाहोगे? आपने भी बहुत सी एक्टिविटी की थी 15 अगस्त पे। पूरे RWA को सम्मानित कर दिया मोहन भाई ने तो। आवाज नहीं आ रही है। मोहन भाई का कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल दिखा रहा है। मोहन भाई हम ये चाह रहे हैं कि अगली क्लास में धमाके से सुनेंगे ना, इसलिए भगवान आवाज नहीं निकल रहा। ठीक है, और कोई इसी साथी का कुछ और है? मोहन ये एक्टिविटी और MDRT वाले दोनों एक ही बार बता देना। ठीक है, तो सर भाई वाइंड अप कर दो फिर। सर भाई सुनील जैतून जी, बोलो सुनील भाई। पिछली बार का मुझे लाइफ का नहीं दिया अभी तक आपने। क्या नहीं दिया? लाइफ का जब मैं बाहर था। इस बार तो काफी अच्छी तरह समझ में आया आपका कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया। 25,000 पर मंथ निकालना है, हर एक से लेना, 16 साल पे, 21 साल पे, 25 साल पे और 35 साल पे पैसा देना है। और हैंड राइटिंग का भी अच्छा लगा आपका, बहुत ही बढ़िया। राहुल जी। हाँ जी। पिछली बार का मुझे लाइफ के बारे में जानकारी और लेनी थी, लाइफ के बारे में बता रहे थे ये। पिछली बार मैं नहीं था, मैं तुषार भाई को कॉल कर लेता सुनील एक बार शाम को। आप एक बार तुषार भाई को। हाँ अभी भी मैं फील्ड में बैठा हूँ, किसी के यहाँ पे बैठा हूँ मैं, आने के बाद काम ही कर रहा हूँ भाई। अच्छा ठीक है, ओके ओके, कोई बात नहीं, फिर हम बाद में उसके बारे में बात कर लेंगे।
ठीक। फिर बाद में बात भी हो जाती है मोहन भाई का मैसेज आया है। मोहन भाई ने 38,000 रुपए का प्रीमियम उठाया है। 800 से, अरे मोहन भाई 936 में उठाएगा, 836 बंद हो गई यार। अरे 38,000 मंथली उठाया क्या? ईयरली, अच्छा 936 ईयरली। 38,000, ठीक है ठीक है। हम देख रहे थे आप हमारी क्लास के दौरान आप गाड़ी चला रहे थे। ठीक है तुषार भाई, बाइंड अप कर दो फिर। ठीक है जी भाई। तुषार भाई मैं फोन करूंगा फिर आपको। रोहित अरोड़ा जी ने पैन कार्ड वाला कॉन्सेप्ट, रोहित अरोड़ा जी अपना ऑडियो में रिकॉर्ड करके ग्रुप में डाल देंगे, हम भी सुन लेंगे।